अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी इंटरफेसिंग। इससे पहले हम लोगों ने मेमोरी इंटरफेसिंग के ऊपर कुछ और रिलेटेड टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा, उसके बाद आप इस वीडियोस को देख रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दो प्लेलिस्ट करनी पड़ेगा, एक स्टोरी मोड, एक ऑल टॉपिक एक्सप्लेन में जाइए और प्रीवियस वीडियोस को देख के फिर यहाँ पर आइए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देख लिया और फिर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो शुरू करते हैं मेमोरी इंटरफेसिंग, कनेक्टिंग मेमोरी मॉड्यूल टू सीपीयू। अब इससे पहले भी हम लोगों ने कनेक्ट करने का तरीका देखा था कि किस तरीके से सीपीयू मॉड्यूल्स, मेमोरी, आईओ आपस में कनेक्ट होते हैं। तो आज इसमें हम लोग क्या नया पढ़ेंगे वो देखिए। हम लोग नया तो नहीं, बेसिकली बहुत सारा चीज पुराना ही रहेगा लेकिन पर्सपेक्टिव अलग रहेगा देखने का। तो इस वजह से आई होप कि आप प्रीवियस वीडियोस को देख ही के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मेमोरी इंटरफेसिंग। अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर डिजाइन इज मेमोरी इंटरफेसिंग। हमें पता है क्रूशियल पार्ट है कंपोनेंट है कंप्यूटर डिजाइन का, व्हिच मेक्स इट इजियर फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरी मॉड्यूल्स एंड द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू कम्युनिकेट। और इससे बेनिफिट ये होता है कि जो मेमोरी है और मेमोरी का डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉड्यूल्स है, जो मेमोरी के पार्ट्स आप बोल सकते हैं या कंपोनेंट्स है, वो सीपीयू से अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि सीपीयू ही है जो डायरेक्ट मेमोरी से कनेक्ट करता है, बाकी से नहीं कर सकता। इन ऑर्डर टू अलाउ सीपीयू टू रीड फ्रॉम एंड टू राइट फ्रॉम मेमोरी इफेक्टिवली। इससे होता क्या है? इससे होगा यह कि सीपीयू इफेक्टिवली एफिशिएंटली रीड राइट ऑपरेशन मेमोरी के साथ कर सकता है। हार्डवेयर एंड प्रोटोकॉल मस्ट बी डिजाइंड एंड पुट इनटू प्लेस। और हमें पता है कि इसके लिए जो एक्स्ट्रा हार्डवेयर वगैरह लगते हैं, जो प्रीवियस वीडियो में लोग पढ़ के आए हैं, और जो प्रोटोकॉल्स वगैरह लगते हैं, वो डिजाइन करना जरूरी है और सही जगह उसको प्लेस करना भी जरूरी है। इसमें एक हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा, स्टैटिक रैम मेमोरी एक्सेस, यानी एस रैम हमने पढ़ा हुआ था, राइट? मेमोरी हायरार्की में एस रैम और एक डी रैम। डी रैम क्या होता है? वही अपना रैम होता है जो हम लोग 8, 16, 32 खरीदते हैं। एस रैम क्या होता है? स्टैटिक रैम होता है। और डायनेमिक रैम, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, एक डायनेमिक रैम होता है। एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेजेस वगैरह होता है, जिसको रिफ्रेश की जरूरत नहीं पड़ता, जो परमानेंट स्टोरेज होता है, आप ये बोल सकते हैं। इसके बाद इंक्लूड फ्लैश मेमोरी, जिसमें फ्लैश मेमोरी भी होता है। फ्लैश मेमोरी किसको कहते हैं हम लोग? कमेंट में अभी से जरूर कमेंट में बताइए कि कौन सा चीज को फ्लैश मेमोरी कहते हैं। इसके ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ। एंड कॉमनली यूज्ड इन मेमोरी इंटरफेस एंड कंटेम्परेरी कंप्यूटर्स, यानी ये सब मेमोरी इंटरफेस के अंदर आता है और इस्तेमाल होता है। चलिए बढ़िया, ये सब टॉपिक हम लोग ऑलरेडी मालूम है। देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या नया पढ़ने वाले हैं। मेन ऑब्जेक्ट क्या है मेमोरी इंटरफेस को पढ़ने का? इंश्योरिंग स्मूथ डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपीयू एंड मेमोरी व्हाइल मैक्सिमाइजिंग स्पीड, डिपेंडेंटेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मेमोरी इंटरफेसिंग। यानी आसान शब्दों में मेमोरी इंटरफेस पढ़ने का सिर्फ एक ही मकसद है। वो मकसद ये है कि जो सीपीयू और मेमोरी आपस में कम्युनिकेट करेगा ना, तो स्पीड मैक्सिमम कर सके हम लोग, उसका जो डिपेंडेंटेबिलिटी है उसको भी मैनेज कर सके अच्छे से, सेम एज, क्योंकि डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। और जो अफोर्डेबिलिटी है, कॉस्ट है, वो भी हम लोग मेंटेन कर सके, यही मेन ऑब्जेक्ट है। मेमोरी कंट्रोलर्स एंड बस इंटरफेस आर एग्जांपल ऑफ स्पेशलाइज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट दैट द फ्रीक्वेंटली नीड फॉर दिस। और जो मेमोरी कंट्रोलर्स है और जो बस इंटरफेस वगैरह हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो एक परफेक्ट एग्जांपल है कि जो स्पेशलाइज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट लगता है फ्रीक्वेंटली नीड दिस, यानी इस सिचुएशंस के लिए। अब क्या बोल रहा हूँ मैं नहीं समझ में आ रहा, नीचे पढ़ूंगा भी, आपको समझाएगा, समझ में आएगा, ठीक है। मेमोरी कंट्रोलर्स हैंडल ऑपरेशन इंक्लूडिंग एड्रेस, डेटा ट्रांसमिशन एंड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन एज वेल एज फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। अब मेमोरी कंट्रोलर्स क्या करते हैं? मेमोरी कंट्रोलर्स का मतलब अभी आगे पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट पढ़ा था, राइट? अभी आगे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मेमोरी कंट्रोलर्स क्या करते हैं ना, वो हैंडल करते हैं, क्या चीज को हैंडल करते हैं? एड्रेसिंग को, एड्रेस को हैंडल करते हैं, डेटा ट्रांसमिशन को हैंडल करते हैं, एरर डिटेक्शन को हैंडल करते हैं, और करेक्टनेस एज वेल एज फ्लो डेटा बिटवीन द सीपीयू एंड द मॉड्यूल्स एंड सीपीयू मेमोरी मॉड्यूल्स। यानी सब कुछ जो भी डेटा से रिलेटेड मेमोरी और सीपीयू में होता है, लेन देन, आना जाना, सब कुछ, ठीक है। की कंपोनेंट क्या क्या है? किसका की कंपोनेंट का बात करें हम लोग? मेमोरी इंटरफेस का बात करें, ठीक है, ध्यान रखना। की कंपोनेंट एड्रेसिंग मैकेनिज्म। एड्रेसिंग मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? सिस्टम टू एक्सेस स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन, ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एड्रेसिंग में, ओके। सेकंड क्या आता है? डेटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, यानी सिंक्रोनाइज एंड असिंक्रोनाइज टेक्निक, कम्युनिकेशन टेक्निक, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं सीरियल में इन डिटेल, ठीक हो गया। सीरियल में दो आता है, सिंक्रोनाइजर, सिंक्रोनाइज, और भी डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। देन आता है बस डिजाइन। बस डिजाइन यानी फिजिकल एंड लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन कंपोनेंट, हम लोग बस डिजाइन भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। देन आता है मेमोरी हायरार्की, ऑप्टिमाइज ऑफ मेमोरी टाइप्स बाय स्पीड एंड कॉस्ट, हम ये भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कैशिंग टेक्निक्स, मेथड टू इंप्रूव डेटा एक्सेस स्पीड, हम लोग तो ये भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो जो की कंपोनेंट है मेमोरी इंटरफेस का, वो सब लकीली हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि आगे जो टॉपिक्स आएगा, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सब हमें इजीली समझ में आ जाना चाहिए, और जो नहीं जाएगा मैं तो हूँ यहाँ पर। तो ये समझते हैं द सीमलेस फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम डिपेंडिंग ऑन इफेक्टिव मेमोरी इंटरफेसिंग, यानी जो सीमलेस आप चलाते हैं कंप्यूटर को और आपको जो अच्छा एक यूजर एक्सपीरियंस मिलता है, वो इफेक्टिव मेमोरी फेसिंग के लिए ही इंटरफेसिंग के लिए ही मिलता है। क्योंकि ये सब चीज जब ठीक रहेगा, ये सब चीज ठीक होता है, तो इसका मतलब है कि मेमोरी इंटरफेसिंग आपने अच्छे से किया हुआ है, विच अफेक्ट्स थिंग्स लाइक प्रोग्राम परफॉर्मेंस, मल्टीटास्किंग एबिलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस इन जनरल। मेमोरी इंटरफेस strategies must change to provide large capacity, क्विकर स्पीड
speed and new kind of memory modules as memory technology grow, guaranteeing continuous improvement in computer hours। ठीक हो गया, तो ये सबको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। और आता है यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, टिपिकल ईपी रोम एंड स्टैटिक रैम। हम ऑलरेडी पता है स्टैटिक रैम क्या होता है और ईबी रोम भी क्या होता है, ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। अगर आपको नहीं याद है तो आप प्रीवियस वीडियोस को जाके एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसके बारे में अलग एस्पेक्ट पढ़ेंगे। क्या अलग एस्पेक्ट पढ़ेंगे, देयर आर टिपिकली एन एड्रेस पिन, यानी इसमें एन एड्रेस पिन होता है मान के चलिए, एंड एम डेटा पिन, यानी जिसको आप बोल सकते हैं आउटपुट पिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। एड्रेस पिन और डेटा पिन ऑन अ सेमीकंडक्टर मेमोरी आईसी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर। सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर दो किस्म का पिन होता है, जिसको आप बोल सकते हैं एड्रेस पिन और डेटा पिन, जिसको आप आउटपुट पिन भी कह सकते हैं। प्रोसेसिंग टू पावर सप्लाई पिन, दो पावर सप्लाई पिन होगा, वन फॉर द ग्राउंड एंड अदर फॉर द अटैचिंग द नेसेसरी सप्लाई वोल्टेज। सिंपल सा बात है। इसके बाद आता है स्टैटिक रैम। अब आप देखिए कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर्ड फॉर स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम के लिए कौन सा कंट्रोल सिग्नल जरूरत पड़ता है, सबसे पहले चिप सिलेक्ट यानी CS जरूरत पड़ता है, एक आउटपुट इनेबल यानी OE जरूरत पड़ता है, और एक राइट इनेबल यानी WE जरूरत पड़ता है। बढ़िया हो गया। ईपी रोम के लिए क्या पड़ता है, हमें पता है कि स्टैटिक रैम का बहुत सारे टाइप्स है, राइट। ईपी रोम के लिए क्या पड़ता है, कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर्ड फॉर ईपी रोम रीड ऑपरेशन, चिप सिलेक्ट पड़ता है और आउटपुट इनेबल पड़ता है। बढ़िया। पिन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करके होगा, बहुत सिंपल है। एड्रेस पिन होगा एक, एन एड्रेस पिन टू सिलेक्ट मेमोरी लोकेशन, कोई भी एड्रेस पिन एन के जगह पर रखिए मेमोरी लोकेशन को एड्रेस सिलेक्ट करने के लिए। डेटा पिन में आपको पता है एम डेटा पिन फॉर इनपुट आउटपुट, जो हमने ऊपर पढ़ा। इस तरीके से पावर पिन, VCC फॉर वोल्टेज सप्लाई एंड GNC फॉर ग्राउंड। यहाँ पर जैसे हमने बताया कि एक ग्राउंड पे जाता है, और VCC हमें पता है 5+ वोल्टेज में, वो प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ था। एंड पिन कंट्रोल्स यानी सिलेक्ट चिप आउटपुट इनेबल एंड राइट इनेबल, जो हमने यहाँ पर बताया है आपको, ठीक है। सिंपल एज दैट। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। अब असेंबली लैंग्वेज हमने प्रीवियस में ही पढ़ा है, आज भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। 2 नंबर को ऐड करने के लिए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर। बहुत सिंपल सा बात है। MVIA इतना इतना, यानी कॉपी करो इस वैल्यू से, यानी इस लोकेशन में जो भी वैल्यू उसको कॉपी करो रजिस्टर A के अंदर यानी एक्यूमुलेटर के अंदर, और उसके बाद क्या करो, कॉपी करो इस लोकेशन में जो भी वैल्यू है B के अंदर, रजिस्टर B के अंदर, और अब क्या करो A+B कर दो और वैल्यू A के अंदर डाल दो। अगर इसको आप एक्यूमुलेटर ना भी माने और कुछ और भी माने तो यहाँ पर A+B करके वैल्यू को A में डाल दिया गया, और अगर इसको एक्यूमुलेटर ही ले ले तो एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी क्या है, A का वैल्यू पड़ा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर सीधा एड B पास किया गया, क्योंकि A का वैल्यू पड़ा हुआ है, एड B करो तो B का जो भी वैल्यू होगा A के साथ प्लस हो जाएगा, और क्योंकि A एक्यूमुलेटर है और रिजल्ट बाय डिफॉल्ट यही स्टोर होता है, तो बढ़िया हो गया। इजीली चीज है ये, आपको ऑलरेडी समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आया तो प्रीवियस वीडियोस को आपने अच्छे से नहीं देखा है, जाके देख लीजिए। प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन। अब आइए इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। 3 लाइन है यहाँ पर, तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। लाइन नंबर 1 में क्या हुआ, MVIA और 2H ये कोड है। इससे हुआ क्या, मूव द इमीडिएट वैल्यू, ये वाला यानी 2H क्या है, लोकेशन है, ये वैल्यू है हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इनटू एक्यूमुलेटर रजिस्टर A, यानी ये वैल्यू को इसमें डाल दो। बढ़िया। लाइन 2 में क्या किया, सेम चीज किया, मूव इमीडिएट वैल्यू इसको रजिस्टर B में डाल दो। और लाइन नंबर 3 में क्या किया, ऐड B कर दिया, यानी ऐड कंटेंट ऑफ द रजिस्टर B इनटू एक्यूमुलेटर एंड स्टोर द रिजल्ट इन द एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि अगर एक्यूमुलेटर की जगह कुछ और भी ले लेते हैं और यहाँ पर B करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे ही रिजल्ट होगा कि A+B होगा और रिजल्ट A में ही स्टोर हो जाएगा। और अगर एक्यूमुलेटर है ऑलरेडी तो फिर तो A देने का जरूरत ही नहीं है, B+ को सीधा ले जाके एक्यूमुलेटर में दे मारो और एक्यूमुलेटर में जो था वो +B हो जाएगा। एकदम सिंपल सा चीज। इंपॉर्टेंट नोट, 3 नोट आप देख लीजिए। असेंबली लैंग्वेज स्पेसिफिसिटी और मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और असेंबलर प्रोग्राम, तीनों ही हम लोगों को पता है क्या है तीनों। असेंबली लैंग्वेज इज स्पेसिफिक टू अ गिवन प्रोसेसर, हमें ऑलरेडी पता है हर प्रोसेसर के लिए डिफरेंट हो सकता है असेंबली लैंग्वेज अगर उसका आर्किटेक्चर अलग है। फॉर एग्जांपल असेंबली लैंग्वेज फॉर 8085 इज अ डिफरेंट देन द मोटोरोला 68080 माइक्रो प्रोसेसर। एग्जांपल भी यहाँ पर दिया हमने 6800 वाला। मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज ओनली, माइक्रो प्रोसेसर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आता है। माइक्रो प्रोसेसर कैन नॉट अंडरस्टैंड प्रोग्राम रिटन इन असेंबल, जैसे हमने बताया कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम प्रोसेसर को नहीं समझ में आता, कंप्यूटर को नहीं समझ में आता। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई समझाने के लिए असेंबलर प्रोग्राम को लेके आते हैं हम लोग। अ प्रोग्राम नोज एन असेंबलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। बढ़िया हो गया। तो सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड कहते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम रिटन बाय द प्रोग्रामर, उसको सोर्स कोड कहते हैं। असेंबलर क्या करता है, कन्वर्ट असेंबली कोड इनटू मशीन कोड। और ऑब्जेक्ट कोड क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मशीन कोड, मशीन लैंग्वेज कोड दैट माइक्रो प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट डायरेक्टली। प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085, आइए इसको भी समझ लेते हैं। द प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर shows the internal register and their organization that are accessible to the programmer, यानी इंटरनल रजिस्टर्स और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को भी प्रोग्राम
प्रोग्रामर्स एक्सेस कर सकते हैं असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। दीज रजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा, एड्रेस एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और इन रजिस्टर्स में डेटा स्टोर कर सकते हैं, एड्रेस और इंस्ट्रक्शन वगैरह, जैसे कि अक्यूमुलेटर हो गया। और यहाँ पर आप देखिए BCD, ये क्या है कमेंट में बताइए। इससे पहले हमने काफी बार इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, आई होप आपने बता दिया होगा, तो मैं बता देता हूँ। ये जनरल पर्पस 6 रजिस्टर है जो कि पेयर के सूरत में लिखा जाता है 8085 आर्किटेक्चर में, ठीक है। और ये अक्यूमुलेटर है अपना चंगा सा हमेशा वाला। इसके बाद रजिस्टर फ्लैग भी होता है, हमें पता है S है साइन के लिए, Z है जीरो के लिए, AC है, P है, CY है। बताइए CY किसके लिए है, कमेंट में बताइए CY किसके लिए है। तो आई होप अपने कमेंट में बता दिया होगा कि CY किसके लिए है। तो CY होता है कैरी के लिए, बढ़िया। स्टैक पॉइंटर में पता है SP होता है, प्रोग्राम काउंटर PC होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इस IR होता है, टेम्परेरी रजिस्टर TR होता है। अब मुझे कमेंट में बताइए ये करता क्या है, ठीक है, ये काम क्या करता है। इसके बाद आखिर में रजिस्टर डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग। ये रजिस्टर से उसका डिस्क्रिप्शन है। एक्यूमुलेटर क्या होता है, 8 बिट रजिस्टर यूज फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, हमें ऑलरेडी मालूम है। यहाँ पर BCDEHL ये क्या है, 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर दैट कैन बी यूज इंडिविजुअली और एज अ रजिस्टर पेयर। ये इंडिविजुअल भी इस्तेमाल हो सकता है 6 का 6, या अगर 16 बिट का इस्तेमाल करना है कोई जगह तो पेयर बना देंगे, यानी 8 into 8 16 हो जाता है। तो पेयर कैसे बनाएंगे, BC का, DE का और HL का, एज सिंपल एज दैट। आगे जाके हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास या उसके आगे 1-2 क्लास के बाद। फ्लैग रजिस्टर्स आता है, कंटेंट 5 फ्लैग, साइन के लिए एक फ्लैग होता है, जीरो के लिए एक फ्लैग होता है, ऑक्सिलरी कैरी के लिए एक फ्लैग होता है, AC का मतलब ऑक्सिलरी कैरी और CY का मतलब कैरी होता है, और P का मतलब पर्ची होता है। इसी के बाद स्टैक पॉइंटर क्या होता है, 16 बिट रजिस्टर दैट पॉइंट टू टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी, बढ़िया। प्रोग्रामिंग काउंटर क्या होता है, 16 बिट रजिस्टर होता है जो कंटेंट करता है एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जिसको एग्जीक्यूट करना है। IR क्या होता है, होल्ड द करंट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगा, होने वाला है। और टेम्परेरी रजिस्टर क्या होता है, यूज इंटरनली बाय प्रोसेसर फॉर टेम्परेरी यूजिंग स्टोरेज ड्यूरिंग ऑपरेशंस। ये CPU का एक अपना नोटपैड है जो वो इस्तेमाल करता है अपने हिसाब किताब के लिए, ठीक हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट मेमोरी इंटरफेसिंग। अब आप खुद बताइए इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक था जो आपने नहीं पढ़ा। हाँ, आपको थोड़ा ये नया टॉपिक लगा होगा, आपने बोला यार ये क्या डाल दिया स्टैटिक रैम के अंदर। तो भाई ये बस एक छोटा मोटा टॉपिक है समझने के एतबार से। मेजरली ये जितने भी टॉपिक्स है ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेमोरी इंटरफेस में। एड्रेसिंग मैकेनिज्म में पता क्या क्या होता है, प्रोटोकॉल्स पता है क्या क्या होता है, प्रोटोकॉल्स के अंदर कितना ताम झाम था हमने सब वो पढ़ा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। बस डिजाइन के ऊपर हमने पढ़ लिया है, मेमोरी हायरार्की भी हमने पढ़ लिया है, और कैशिंग टेक्निक्स भी पढ़ लिया। और सिर्फ कैशिंग टेक्निक्स ही नहीं पढ़ा, TLB का कैशिंग पढ़ लिया, और भी बहुत सारा डिटेल में पढ़ा है। तो बस वही सब चीज जो है उसी को अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो मेमोरी इंटरफेस आ जाता है। तो फिर सवाल ये अलग से यहाँ पर ये डिस्कस क्यों, उसका पीछे रीजन ये है कि अब हर चीज कंक्लूड हो रहा है। पहले हम लोगों ने हर चीज को टुकड़ों में पढ़ा था, अब उन सब चीजों को हम लोग जोड़कर डिजाइन में काम कैसे होता है वो बता रहे हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया, ये सब जो अलग अलग टॉपिक पढ़ा था ना, इन सब को हमने, यानी इसी के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट भी आ जाता है, जाहिर सी बात है। ये वाला काम मेमोरी मैनेजमेंट करता है, यहाँ पर बहुत सारा काम करता है, यहाँ पर बहुत सारा काम करता है, और जब IO इन्वॉल्व होता है तो भी वहां पर वो काम करता है। तो बेसिकली ये सबको आप एक ग्रुप में डाल सकते हैं मेमोरी इंटरफेस में। समझ में आ रहा है आपको, इस तरीके से आपका अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेहतर होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा और आया ही होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने